हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे पोटेंशियोमीटर, विभव मापी। तो विभव मापी जिसे कहते हैं पोटेंशियोमीटर। आज के वीडियो में इसी के बारे में पढ़ा जाएगा कि विभव मापी क्या है। तो विभव मापी यह एक प्रकार का डिवाइस है, युक्ति है। अब देखिएगा, विभव मापी तो आप जानते हैं कि विभव मापी एक प्रकार का युक्ति है जो विभवांतर को मापता है तथा सेल के विद्युत वाहक बल तथा सेल के आंतरिक प्रतिरोध का निर्धारण करता है। तो यह एक प्रकार का युक्ति है जो इस परिपथ के सिरों के बीच के विभवांतर को मापता है, सेल के विद्युत वाहक बलों की तुलना करता है, अर्थात दो सेलों के बीच विद्युत वाहक बलों की तुलना करता है तथा सेल के आंतरिक प्रतिरोध का निर्धारण करता है। अब आप कह सकते हैं कि विभवांतर को मापने के लिए तो वोल्ट मीटर है, फिर आप पोटेंशियोमीटर क्यों यूज किए? तो विभवांतर वोल्ट मीटर से मापा जाता है, परंतु वोल्ट मीटर से एक्यूरेट विभवांतर को नहीं मापा जा सकता है। एक्यूरेट विभवांतर को मापने के लिए हम पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं। अब रहा, यहाँ लिखेंगे कि यह एक प्रकार का युक्ति है, यह एक प्रकार का युक्ति है जो विभवांतर दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना, दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना तो क्या करता है? यह एक प्रकार का युक्ति है जो विभवांतर को मापता है तथा दूसरा दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करता है। तीसरा क्या है? सेल के आंतरिक प्रतिरोध का निर्धारण करता है, यानी सेल के आंतरिक प्रतिरोध को बतलाता है, निर्धारण करता है कि कितना है। सेल के आंतरिक प्रतिरोध को बतलाता है, दो सेलों के बीच वाहक बल में तुलना करता है। और क्या है यहाँ? यह एक प्रकार का युक्ति है जो विभवांतर को ही बतलाता है। तो कहिएगा कि विभव मापी एक प्रकार का युक्ति है जो क्या करता है? विभवांतर को बतलाता है, दो सेलों के बीच विद्युत वाहक बल की तुलना करता है तथा सेल के आंतरिक प्रतिरोध का निर्धारण करता है। अब रहा कि विभव मापी में 7 या 8 मीटर लॉन्ग टन या मैग्नीन का तार लिया जाता है। कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन का तार लिया जाता है। तो कहिएगा इसमें 7 या 8 मीटर लॉन्ग कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन का तार लिया जाता है। मैग्नीन का तार इसलिए लिया जाता है, कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन जो होता है वह एलॉयज मेटल होता है, यानी मिश्र धातु होता है। यह क्या होता है? मिश्र धातु होता है, एलॉयज मेटल होता है। तो ये क्या होता है? कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन एलॉयज मेटल्स होता है। अब इसका जो प्रतिरोध ताप गुणांक होता है, इसका प्रतिरोध ताप गुणांक, किसका प्रतिरोध ताप गुणांक? कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन का प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा पॉजिटिव तथा लेस होता है। तो यह प्रतिरोध ताप गुणांक जो इसका अल्फा होता है वह पॉजिटिव होता है तथा लेस होता है। मेटल का पॉजिटिव होता है लेकिन अधिक होता है, मोर होता है, लेकिन एलॉयज मेटल है। कॉन्स्टेंटन मैग्नीन जो है वह क्या है? एलॉयज मेटल माने मिश्र धातु है। तो इसका प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा धनात्मक होता है परंतु कम होता है। अब रहा यहाँ कि कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन का प्रतिरोध ताप गुणांक कम होने से इसमें हीटिंग जब प्रभाव होता है, जब करंट फ्लो होता है, तो इसके प्रतिरोध में अधिक वृद्धि नहीं होती है, यानी इसके प्रतिरोध चेंज नहीं होते हैं। आप जानते हैं कि टेम्परेचर बढ़ता है तो चालक का प्रतिरोध भी बढ़ता है, लेकिन कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन में
जब करंट फ्लो होता है तो हीटिंग प्रभाव से जब टेम्परेचर बढ़ता है तो इसके प्रतिरोध में परिवर्तन नहीं होता है, बहुत अल्प होता है। यानी कहेंगे कि ताप के प्रभाव से इसमें क्या होता है, इसके प्रतिरोध में परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन का तार लिया जाता है। अब देखिएगा ये 7-8 मीटर तार होता है, तो हम सिंगल अगर तार लेंगे बहुत लंबा होगा, तो सिंगल 7-8 मीटर तार लेंगे, इसको व्यवस्थित करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो इसके लिए फिजिकली जो होता है स्टूडेंट, ऐसे लैब में ऐसे लकड़ी का यानी वुडन प्लैंक होता है, लकड़ी का ऐसे सतह होता है ऐसे प्लेन, और इसमें क्या करते हैं हम इस तरह, फिर क्या ऐसे पेंच लगाकर ऐसे, फिर क्या है ऐसे आई ब्रास से, ये क्या है आपका ब्रास से, इसका रेसिस्टेंस निगेटिव होता है। ऐसे वायर होते हैं इसमें, ऐसे क्या होते हैं, ऐसे वायर होते हैं। तो देखिएगा ऐसे, यानी इसको सेपरेट किया जाता है। 7-8 मीटर लॉन्ग जो तार होता है उसको ऐसे छोटा रूप दिया जाता है, और इसके पैरेलल 1 मीटर स्केल रखा जाता है। इसके पैरेलल क्या किया जाता है, 1 मीटर स्केल रखा जाता है। और ये क्या है, ब्रास से, और इस ब्रास को ऐसे स्क्रू से, ऐसे जो स्क्रू से क्या कर दिया जाता है, कस दिया जाता है लकड़ी पर, स्क्रू लगाकर ऐसे ऐसे यानी 7-8 मीटर जो लॉन्ग वायर ऐसे ऐसे लपेट कर पोटेंशियोमीटर बनाया जाता है। तो इसका जो है ये तो आपका जो दिखाई देता है उस रूप में, लेकिन हम लोग सर्किट में इसका उपयोग कैसे करते हैं, तो सर्किट में जब इसका उपयोग करते हैं तो हम आपको बतला रहे हैं इसमें कि इसका सर्किट जो बनाते हैं तो पहले हम प्राथमिक सर्किट बनाते हैं इसमें। तो प्राथमिक सर्किट में क्या होता है, ऐसे देखिएगा इसमें एक बैटरी लगाते हैं ऐसे, इसमें एक वेरिएबल रेसिस्टेंस RH का मतलब रहा कि वैसा रेसिस्टेंस जो क्या करे, वेयरिंग करे, जिसका मान क्या हो, चेंज हो, ऐसे RH। और यहाँ क्या करते हैं हम, कुंजी लगाते हैं। यहाँ देखिएगा इसकी, यहाँ क्या करते हैं हम, एमीटर धारा मापी लगाते हैं, यहाँ कुंजी लगा देते हैं हम। इसके बाद यहाँ क्या है, परिपथ ऐसे कनेक्ट करते हैं। इसका प्रतिरोध क्या होता है आपका R, ये क्या है आपका, इसको कहते हैं हम मुख्य सेल या प्रधान सेल, अंग्रेजी में कहते हैं ऑक्सिलरी सेल या स्टैंडर्ड सेल। इसको किससे डिनोट करते हैं हम, ES से, स्टैंडर्ड सेल। ये क्या है आपका, प्राइमरी सर्किट है, प्राथमिक के परिपथ है। तो प्राथमिक परिपथ हम बनाए। अब बताइएगा इससे, तो अब यहाँ क्या कहिएगा कि ये जो है आप देखिएगा, प्राथमिक परिपथ बनाने के लिए हमने क्या किया, एक सेल लिया, स्टैंडर्ड सेल या मुख्य सेल या प्रधान सेल कहिए, इसमें एक वेयरिंग रेसिस्टेंस लगाया, इसके सीरीज में एमीटर लगाया, और परिपथ को चालू करने के लिए कुंजी लगाया। और इसमें जो है AB जो है पोटेंशियो, ये जो है आपका पोटेंशियोमीटर वायर है। ये क्या है, पोटेंशियोमीटर वायर है, इसका भी रेसिस्टेंस होगा R। अब बताइएगा, पोटेंशियोमीटर जो वायर 7-8 मीटर करके उसको सेपरेट ऐसे करके बनाया जाता है, तो हम सर्किट में उसको ऐसे ना देकर हम ऐसे बता देते हैं कि पोटेंशियोमीटर वायर है। तो यहाँ AB क्या है आपका, AB इक्वल टू पोटेंशियोमीटर वायर यानी विभव मापी वायर है, पोटेंशियोमीटर वायर। AB इक्वल टू क्या रहा आपका, पोटेंशियोमीटर वायर। इसमें A पर पॉजिटिव प्लस है और B पर क्या है आपका माइनस है। तो अब क्या कहिएगा कि इसमें पोटेंशियोमीटर में करंट का फ्लो कितना होगा, AB के बीच प्रवाहित धारा, यानी पोटेंशियोमीटर में प्रवाहित धारा। तो कहेंगे यहाँ पोटेंशियोमीटर में प्रवाहित धारा। तो पोटेंशियोमीटर में प्रवाहित धारा को किससे लिखेंगे हम, I से। I बराबर क्या होगा, तो सेल, ये स्टैंडर्ड सेल या ऑक्सिलरी सेल
मुख्य सेल, और इसका रेसिस्टेंस क्या है, आर है, और इसका रेसिस्टेंस क्या है, आर एच है। आर एच जो वेयरिंग रेसिस्टेंस है। तो ये क्या है, पोटेंशियोमीटर में प्रवाहित धारा। इसके बाद क्या कहिएगा, तो आई बराबर ई बट्टा आर होता है सेल से, तो आई बराबर ई एस स्टैंडर्ड, और क्या है, रेसिस्टेंस इसका आर है और इसका रेसिस्टेंस आर एच है। एक बार और सुन लीजिए कि प्राथमिक परिपथ में क्या करते हैं, ऐसे परिपथ बनाया गया, इसमें एक बैटरी जोड़े हैं, जिस बैटरी का या ऑक्सिलरी बैटरी है या मुख्य बैटरी या प्रधान बैटरी कहिए या स्टैंडर्ड बैटरी कहिए, इसका ईएमएफ यानी विद्युत वाहक बल ईएस है। इसके सीरीज में हम आरएच वेयरिंग रेसिस्टेंस लगाएं, इसके सीरीज में धारा मापी आमीटर लगाएं, और यहाँ क्या है, पोटेंशियोमीटर वायर ए बी लगाएं। इसका रेसिस्टेंस कितना है, आर है। अब बताइएगा आई बराबर ई एस, आर प्लस क्या रहा, आर एच। यहाँ रेसिस्टेंस दिखा भी सकते हैं। अब रहा कि पोटेंशियोमीटर के सिरों के बीच क्या है आपका, वोल्ट था। तो पोटेंशियोमीटर तार के सिरों के बीच वोल्ट था, तो पोटेंशियोमीटर का तार यही है ए बी, इसके सिरों के बीच वोल्ट था। तो यहाँ लिखेंगे हम पोटेंशियोमीटर तार के सिरों के बीच वोल्टता। तो वोल्टता क्या होगा, ओम के नियम से V बराबर क्या होगा, आई आर। V इक्वल टू क्या होगा, आई आर। क्या रहा आपका, पोटेंशियोमीटर वायर के सिरों के बीच वोल्टता रहा, ठीक है। ओम के नियम से विभवांतर रहा, V बराबर आई आर। अब देखिएगा इसमें, अगर मान लीजिए कि ई प्लस ये से प्राइमरी सेल है, अब बताइएगा इससे करंट निकल रहा है इसे, तो करंट मान लीजिए सपोर्टेड आई करंट आया, इसका रेसिस्टेंस कितना है, कैपिटल आर है, और ए और बी के सिरों के बीच विभवांतर क्या है, तो विभवांतर को किससे लिखते हैं, भी से। तो ए और बी के सिरों के बीच क्या है, विभवांतर भी है। इस सेल का विद्युत वाहक बल ई एस है, तो इसका विभवांतर भी है, और इसकी लंबाई मान लीजिए कि क्या है, एल है। अब बताइएगा ए से बी की ओर आएंगे तो क्या होगा, विभवांतर क्या होगा, विभवांतर जो होगा, टर्मिनल विभवांतर जो होगा वो घटेगा, यानी भी से ए की ओर आएंगे तो यहाँ देखिएगा भी ए है और बी है, ए पर हायर पोटेंशियल है और बी पर लोअर पोटेंशियल है। ए से बी की ओर आएंगे तो क्या होगा, विभवांतर घटेगा। तो अब बताइएगा, और मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ ए बी के बीच की लंबाई एल है और विभवांतर भी है, तो अगर एल लंबाई के सिरों के बीच विभवांतर, एल लंबाई के तार के सिरों के बीच विभवांतर भी है, इसलिए एक लंबाई के, अगर कोई कहे आपसे यहाँ ए बी तार की लंबाई एल है, तो यहाँ कोई कहे कि एल लंबाई के तार के सिरों के बीच विभवांतर भी है, तो एक लंबाई के तार के सिरों के बीच विभवांतर क्या होगा, वी बाई एल। तो एकांक लंबाई के तार के सिरों के बीच के विभवांतर को हम विभव प्रवणता कहते हैं। क्या कहते हैं, विभव प्रवणता। तो मान लीजिए कि ए बी की लंबाई एल है, इनके सिरों के बीच विभवांतर क्या है, भी है। तो अगर मान लीजिए कि एल लंबाई के सिरों के बीच विभवांतर भी है, तो एक लंबाई के सिरों के बीच विभवांतर क्या होगा, भी बाई एल। यहाँ भी है और यहाँ क्या है, मान लीजिए कि प्लस है, तो प्लस है तो यहाँ भी होगा, यहाँ क्या होगा, जीरो होगा। इधर जाएंगे तो पोटेंशियल गिरेगा। यदि एल लेंथ में पोटेंशियल का ड्रॉप यहाँ से यहाँ जाएंगे तो पोटेंशियल कितना गिरेगा, भी गिर जाएगा। भी से जीरो हो गया, यानी पोटेंशियल कितना गिरा, भी गिरा। यानी यहाँ से यहाँ गए तो पोटेंशियल में कितना कमी हुआ, भी कमी हुआ, यानी पोटेंशियल कितना गिरा, भी गिरा। तो यदि एल लेंथ के लंबाई में भी पोटेंशियल हो, तो एक लेंथ के लंबाई में कितना पोटेंशियल होगा, भी बाई एल पोटेंशियल होगा। और एक लेंथ के लंबाई में जो पोटेंशियल होता है उसे कहते हैं विभव प्रवणता। तो अब क्या कहेंगे हम, विभव प्रवणता, विभव प्रवणता। तो क्या कहिएगा विभव प्रवणता में यहाँ कि, तो विभव प्रवणता एकांक लंबाई में पोटेंशियल का फॉल गिरना, यानी पोटेंशियल का ड्रॉप। तो एकांक लंबाई में पोटेंशियल का ड्रॉप क्या होगा, भी बाई एल। एल लंबाई में पोटेंशियल ए से बी जाते हैं, तो एल लंबाई है,
एल लंबाई में पोटेंशियल ए से बी तक जाने में भी ड्रॉप होता है, एल लंबाई में भी ड्रॉप होता है पोटेंशियल, एक लंबाई में क्या है वी बाई एल। तो अब बताइएगा तो विभव प्रवणता क्या होगा वी बाई एल। कोई पूछे कि विभव प्रवणता क्या है, तो एकांक लंबाई में पोटेंशियल का फॉल, एकांक लंबाई में पोटेंशियल का फॉल क्या कहलाता है, विभव प्रवणता कहलाता है। विभव प्रवणता को के से लिखते हैं, तो के इज इक्वल टू क्या रहा आपका वी बाई एल, ध्यान रखिएगा के इज इक्वल टू क्या रहा आपका वी बाई एल। इसे हम क्या कहते हैं विभव प्रवणता, वी बराबर क्या रहा के एल। तो अब यहाँ आपको बतला दिया हमने, क्या बतलाया कि विभव प्रवणता जो है, तो विभव प्रवणता क्या है, एकांक लंबाई में पोटेंशियल का गिरना ही क्या कहलाता है, विभव प्रवणता कहलाता है। तो यहाँ कहिएगा कि एकांक लंबाई में पोटेंशियल का जो गिरना होता है, जो ड्रॉप होता है, उसी को हम क्या कहते हैं विभव पोटेंशियल। तो के बराबर वी बाई एल विभव पोटेंशियल है। अब आपको बतलाया जा रहा है सुन कि यदि इससे किसी सेल को हम कनेक्ट करते हैं, अब यहाँ देखिएगा तो यहाँ मान लीजिए कि क्या है आपका ये प्राइमरी सेल है, यहाँ ऐसे ऐसे क्या है प्राइमरी सेल है, ये क्या रहा वेयरिंग रेसिस्टेंस है, और यहाँ आपका ये आमीटर धारा मापी है, ये क्या है आपका कुंजी है। यहाँ से क्या किए हम ऐसे, और ये जो है आपका ये जो है आपका ए बी जो है पोटेंशियोमीटर वायर है। अब देखिएगा इससे अगर सेल इसका ईएमएफ क्या है आपका ईएमएफ ईएस है, तो ईएस अगर ईएमएफ है तो इससे हम क्या किए, यहाँ हमने एक सेल को कनेक्ट किया एक्सपेरिमेंटल। ये जो सेल है आपका ये सेल सर्किट का सेल है यहाँ, आई जो एक्सपेरिमेंटल सेल है जिसका ईएमएफ निकालना है ऐसे, तो ये जो सेल हमने ऐसे लगाया ऐसे। अब देखिएगा ये प्लस है तो इसका भी प्लस होना चाहिए, नहीं तो एक्सपेरिमेंट क्या होगा आपका मिस यूज हो जाएगा। तो इस स्थिति में ये प्लस है तो ये भी प्लस है, तो इसके बाद क्या यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा देंगे और इसके बाद सर्पी कुंजी ऐसे ये ऐसे जोड़ देते हैं। अब बताइएगा सर्पी कुंजी क्या है, इस पर सरकता है। मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक x है सपोर्टेड, तो यहाँ से यहाँ तक आपका x है। तो अब बताइएगा कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या x है। एक मिनट देखिएगा, यहाँ अगर कोई कहता है कि एकांक लंबाई में पोटेंशियल का गिरना क्या कहलाता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाता है के बराबर वी एल, के बराबर वी एल एकांक लंबाई में। अब इसका कोई कह दे कि इसका मात्रक क्या होगा, तो मात्रक क्या होगा वोल्ट पर मीटर कहिए या पर सेंटीमीटर कहिए। तो अगर मान लीजिए कि पर सेंटीमीटर एकांक लंबाई में विभव का गिरना क्या कहलाता है, विभव प्रवणता कहलाता है। तो अगर मान लीजिए कि एक में विभव गिरा आपका वी एल, तो दो में विभव क्या होगा टू ही बाई एल। तो एक एकांक में विभव प्रवणता टू के रहा, तो ये क्या हो जाएगा टू के हो जाएगा। अब 3 मीटर में क्या होगा, तो 3 वी बाई एल हो जाएगा कि नहीं। एकांक मीटर में विभव या एकांक सेंटीमीटर में विभव का फॉल माने विभव का गिरना यानी विभव प्रवणता वी बाई एल है। दो में क्या है टू वी बाई एल, 3 में क्या होगा 3 वी बाई एल। तो अब बताइए इसी तरह x में क्या होगा, तो x में क्या होगा के एक्स हो जाएगा कि नहीं। x में क्या होगा, एक में वी बाई एल यानी के, दो में टू वी बाई एल, तो वी बाई एल क्या होता है के, तो 2 के, 3 वी बाई एल तो वी बाई एल के तो 3 के। तो x क्या होगा, x से अगर x मूव करे जाओ की, उसमें क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा v बराबर के एक्स हो जाएगा। तो जब हम इसमें सेल यूज करते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, मान लीजिए सपोर्ट दैट कि x ई रहा। अब बताइएगा तो इस स्थिति में एक में रहा यानी यूनिट लेंथ में पोटेंशियल का फॉल यानी यूनिट लेंथ में पोटेंशियल गिर रहा है कितना, पोटेंशियल जितना गिर रहा है वो के कह रहा है एक लेंथ में, 2 लेंथ में गिरेगा वो 2 के, 3 लेंथ में 3 के, 4 लेंथ में 4 के। तो x
x लेंथ में क्या होगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, v बराबर kx। यही सिद्धांत है, इसी सिद्धांत पर काम करता है। यानी v के कॉन्स्टेंट है, यूनिट लेंथ में पोटेंशियल ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट का मतलब गिरना, तो यहाँ क्या होगा आपका v प्रोपोर्शनल x, माने ऐसे जितना ही जाएंगे पोटेंशियल उतना ही गिरेगा। a से b, a पॉजिटिव है b निगेटिव है, a से b की ओर हम जितना जाएंगे पोटेंशियल का उतना ही फॉल होगा। तो अब बताइएगा, यहाँ देखिए आप कि के यूनिट लेंथ में पोटेंशियल का ड्रॉप है, यानी पोटेंशियल का घटना है। तो अब बताइएगा, एक में के है तो दो में टू के, तीन में तीन के, चार में चार के। तो अगर यहाँ से x क्या करे, जॉकी मूव करे, गैल्वेनोमीटर लगाएं, इस सेल जो है आपका ई सेल है, और तो इस स्थिति में ये कितना आपका मूव करेगा, x अगर मूव करे तो v बराबर क्या रहा kx। यही प्रिंसिपल है, यानी v बराबर क्या रहा kx, ई पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल है, सिद्धांत है। तो अब आपको बतलाया जा रहा है इसमें कि v बराबर kx। अब इसको हम यहाँ यूज कर रहे हैं, देखिएगा AB को I सेल को है, तो हम नेट निकालेंगे आखिर नेट क्या हुआ। तो अब देखिएगा इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है आपका kx, I सेल का क्या है E है। अब हम अब बताइए वेयरिंग करेगा, ये जो x जो बढ़ेगा पोटेंशियल का ड्रॉप उतना ही क्या होगा, बढ़ेगा। यानी पोटेंशियल यहाँ देखिएगा, यहाँ k बराबर v बाई एल है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहा, v बराबर क्या रहा kx रहा x के साथ। यूनिट में अगर पोटेंशियल डिफरेंस k है, x मूविंग में पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहा आपका v बाई kx रहा, तो v बाई kx ई रहा, इसके सिरों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस x के साथ, माने x सेगमेंट के साथ पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहा, v इक्वल टू kx रहा। अब इन सर्किट को हम एज्यूम करते यहाँ बना लेते हैं, इसमें ऐसे अगर मान लीजिए तो ये तो क्या है, ये जो है पोटेंशियल डिफरेंस जो है आपका, ये तो क्या है आपका वेयरिंग करेगा, x जो वेयरिंग करेगा, k कांस्टेंट x बढ़ेगा तो v भी क्या होगा उसी के साथ बढ़ेगा, x घटेगा v भी घटेगा। तो कहने का अर्थ कि v पर डिपेंड करता है। इस स्थिति में अगर मान लीजिए कि हम ऐसे सेल लिए और यह सेल क्या है kx, इसका विभवांतर कितना है kx है, इसका विभवांतर कितना है kx है, इस AB का विभवांतर kx है। और यहाँ क्या किया हम एक सेल E लिए, E विद्युत वाहक बल का एक सेल लिए, यहाँ क्या किए E विद्युत वाहक बल का एक सेल लिए, इससे गैल्वेनोमीटर जोड़े और गैल्वेनोमीटर जोड़ते हुए यहाँ क्या है आपका एक सर्पी कुंजी ऐसे टाइप कर दिए। अब देखिएगा यहाँ क्या होता है कि सर्पी कुंजी आगे पीछे सरकेगा, इसका क्या है विभवांतर कितना है kx आया, इसका विभवांतर kx आया। ये जो है आपका ये एक्सपेरिमेंटल ई है, ये ध्यान देना है कि इसका प्लस सेम रहना चाहिए, इधर प्लस है तो अगर उल्टा कर देंगे तो एक्सपेरिमेंट अधूरा रह जाएगा। तो अब यहाँ क्या करेंगे, इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है kx है और ई क्या है ई, तो नेट ईएमएफ क्या होगा, नेट ईएमएफ, तो नेट ईएमएफ को क्या लिखेंगे हम, नेट ईएमएफ देखिएगा थोड़ा नेट ईएमएफ क्या रहा आपका ई, और क्या ई माइनस kx नेट ईएमएफ है। अगर हम मानते हैं ये गैल्वेनोमीटर क्या है यहाँ आ जाए, तो यहाँ गैल्वेनोमीटर अगर मान लीजिए कि यहाँ आ जाए, इस स्थिति में गैल्वेनोमीटर अगर मान लीजिए कि A है यहाँ आ जाए, तो यहाँ जब गैल्वेनोमीटर आ जाएगा तो x कितना हो जाएगा, x जो डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ गैल्वेनोमीटर अगर आ जाए तो x कितना हो जाएगा 0। तो जब x 0 हो जाएगा तो नेट ईएमएफ कितना आएगा x 0, तो नेट ईएमएफ कितना आएगा आपका, नेट ईएमएफ जो आएगा आपका ई आएगा, नेट ईएमएफ कितना आएगा ई आएगा। तो अब इस स्थिति में अगर यहाँ x यहाँ आ जाए तो नेट ईएमएफ कितना आएगा ई आएगा।
अगर ऐसे करते करते कि इधर जाए तो नेट ईएमएफ ई आएगा, यहाँ देखिएगा ई आएगा। इसका मतलब रहा कि यहाँ सेल से करंट फ्लो नहीं हो रहा है। कब? जब इस पोजीशन में है, सब एक पॉइंट पर है। तो अब यहाँ जब कि ए से बी की ओर सरक रहा है, तो ए से बी की ओर सरकता है, तो ए से बी की ओर जब सरकता है तो इस स्थिति में देखिएगा, मान लीजिए कि यहाँ इस सेल में मान लीजिए कि केक्स जो हमने लगाया, मान लीजिए कि केक्स 1 हो, 2 हो, 3 हो, जैसे इधर आएंगे बढ़ेगा। मान लीजिए कि जो सेल है एक्सपेरिमेंटल सेल, इस सेल का ईएमएफ 10 वोल्ट है और इस सेल का ईएमएफ कितना वोल्ट है? 10 वोल्ट है। और इधर जो जा रहे हैं तो उसके पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करेगा। मान लीजिए कि 10 है, सपोज कितना है? 10 है। तो 10 से तो 10 माइनस 10 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और मान लीजिए कि हम 3 cm बढ़े, 4 cm बढ़े, मान लीजिए कि ए है, ठीक है, ये बी है, सपोज डेट मान लीजिए कि हमने 10 इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है वह 10 वोल्ट है। मान लीजिए कि हमने इधर ए से बी की ओर 10 cm बढ़ा, कितना बढ़ा? 10 cm बढ़ा। इसका यूनिट लेंथ में विभव यानी यूनिट लेंथ अर्थात विभव प्रवणता 0.2 वोल्ट पर cm है, तो 10 cm बढ़े, तो 10 cm में विभव कितना रहा? तो ए और बी के बीच विभव 10 है। इसका मतलब क्या रहा कि यहाँ 10 वोल्ट, तो यहाँ क्या रहा? 0 वोल्ट। अगर 10 cm बढ़े और इसका विभव प्रवणता यानी पर यूनिट पोटेंशियल का गिरना 0.2 वोल्ट cm हो, तो अब बताइएगा 10 cm की दूरी पर कितना गिरेगा? तो पर में 1 cm में 0.2 गिर रहा है पोटेंशियल, 10 cm में 0.2 में 10 यानी 2 गिरेगा। यहाँ 10 है तो यहाँ वोल्टेज क्या रहा? 8। इसके बाद फिर आगे जाएंगे 10 cm पर, तो 10 cm पर जाएंगे तो फिर क्या होगा? 0.2 में 10 से गुणा करेंगे, फिर 2 होगा, तो यहाँ वोल्टेज क्या होगा? 6 cm। अर्थात क्या होगा? ऐसे वोल्टेज गिरते यहाँ बी पर क्या हो जाएगा? 0 होगा। तो अब आपको बताया गया कि ई माइनस के एक्स है। अब ई नेट है तो ई एम एफ नेट ई एम एफ, तो नेट जो ई एम एफ हुआ आपका, ई क्या रहा आपका? ई कब? जब कहाँ? जब चौकी को हमने यहाँ ला दिया तब। ऐसे जो जाएगा तो इस स्थिति में क्या होगा? मैक्सिमम ई नेट आता है, विद्युत वाहक बल आता है। कहने का अर्थ रहा कि इसमें चौकी को जब सरकाया जाता है तो सरकाने के स्थिति में ऐसे ए से बी की ओर लाया जाता है तो पोटेंशियल क्या करता है? फॉल इन करता है। तो फॉल इन तो नेट के हम निकालते हैं ई नेट ई माइनस के एक्स से। तो ई नेट जो निकालें हम किससे निकालें? ई नेट जो निकालें वो किससे निकालें? ई माइनस के एक्स से हम ई नेट निकालें। अब जो इधर जाएंगे ई नेट का मान क्या होगा? घटेगा। ए से बी की ओर जो जाएंगे ई नेट का मान घटेगा। और गैल्वेनोमीटर में विक्षेप जो होगा वो क्या होगा? देखिए गैल्वेनोमीटर में ऐसे विक्षेप होता है, लेकिन अब हम नल पॉइंट को सर्च करेंगे कि नल पॉइंट कहाँ है। तो नल पॉइंट में क्या होगा? गैल्वेनोमीटर में विक्षेप नहीं होता है। अब निकालेंगे हम यहाँ। इसके बाद देखिएगा कि सेलों का क्या हुआ? कंपैरिजन निकालेंगे हम। अब बताइएगा यहाँ, तो ई नेट कब 0 हुआ? जब केक्स और ई बराबर हो जाए। तो जब केक्स माने यहाँ 10 वोल्ट है और यहाँ ई चला जाए एक्स से, आई यूनिट जब केक्स और ई बराबर हो तो इस स्थिति में ई नेट क्या होगा आपका? 0 होगा। ई नेट क्या होगा आपका? 0 होगा। कब? जब केक्स और ई क्या हो? बराबर हो। तो अब इस यहाँ हम देखेंगे, आपको बतलाया जा रहा है, जैसे मान लीजिए कि सेल है, सेल का कंपैरिजन निकालेंगे। तो दो सेलों के बीच हम क्या निकालेंगे? कंपैरिजन निकालेंगे। कंपैरिजन कैसे किया जाएगा? तो मान लीजिए कि वायर है,
यहाँ क्या है आपका RH से यहाँ क्या है आपका A मीटर है। यहाँ फिर क्या बनाएंगे हम, AB A मीटर जो है आपका धारा मापी है। यहाँ AB वायर है और इससे 2 सेल लेंगे। यहाँ 2 सेल हम लेंगे और दोनों सेल ऐसे देखिएगा, और इसमें पहला सेल जो है उसका EMF E1 है। यहाँ लिखेंगे 2 सेलों के विद्युत वाहक बल का तुल्य, 2 सेलों के विद्युत वाहक के बल का तुलना। 2 सेल के विद्युत वाहक बल के तुलना में यहाँ E1 है, ई सेल जो है क्या है आपका E2 है, और यहाँ क्या है आपका गैल्वेनोमीटर है, और यहाँ कुंजी हमने लगा दी चालू करने के लिए, और यहाँ एक सर्पी कुंजी ऐसे जोड़ दिया गया। K1 कुंजी है, K2 कुंजी है। अब देखिएगा V बराबर KX लिखे आप, V बराबर KX, L पोजीशन के लिए क्या लिख लेंगे, V बराबर KX है, और L पोजीशन के लिए V बराबर K लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, V इजकल टू KL, L लेंथ के लिए। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ कि E1 सेल है, E2 सेल है, तो एक सूत्र तो आपको याद हुआ कि V बराबर KX, L लेंथ के लिए V बराबर क्या होगा KL, या सेल के विद्युत वाहक बल है तो E बराबर क्या होगा आपका KL। अगर जब E सेल को, इस कुंजी को क्लोज किया जाता है, K1 को बंद कर K2 को खुला रखते हैं, K1 को बंद कर K2 को खुला रखते हैं, तो K1 से तो E1 सेल से धारा का प्रवाह होता है। अब देखिएगा सुनिए, E1 सेल से धारा का प्रवाह होता है तथा सर्पी कुंजी AB के बीच सरकता है। अब AB के बीच सरकता है और तो गैल्वेनोमीटर में विक्षेप होता है, लेकिन गैल्वेनोमीटर के नल डिफ्लेक्शन के लिए मान लीजिए कि कुंजी की लंबाई, कुंजी क्या है, कुंजी की A से डिस्टेंस कितना है, L1 है, सपोज दैट। तो अब यहाँ क्या कहेंगे कि गैल्वेनोमीटर के नल डिफ्लेक्शन के लिए, गैल्वेनोमीटर के नल डिफ्लेक्शन के लिए, तो नल डिफ्लेक्शन यानी संतुलन अवस्था के लिए, अर्थात इसके संतुलन अवस्था के लिए नल डिफ्लेक्शन के लिए क्या रहा आपका, नल डिफ्लेक्शन L1 स्थिति में होता है। गैल्वेनोमीटर के नल डिफ्लेक्शन कुंजी के L1 स्थिति में होता है, L1 स्थिति में होता है। तो अब बताइएगा, तो E बराबर KX पढ़े तो E बराबर क्या होगा, E बराबर KL1 पहला सेल के लिए, तो पहला सेल E1 के लिए क्या होगा KL1 एक नंबर इक्वेशन। अब बताइएगा, जब क्या करते हैं K2 K1 को ओपन, जब K1 को ओपन तथा K2 को क्लोज करते हैं, K2 की माने कुंजी, जब K1 की को खुला तथा K2 की को, जब K1 को ओपन तथा K2 की को क्लोज करते हैं, तब किससे करंट जाएगा, K1 को खोल दिए, K2 को क्लोज किए, तो E2 सेल से धारा प्रवाहित होगी, E2 सेल से धारा प्रवाहित होगी। अब बताइएगा, E2 सेल से धारा प्रवाहित होगी, तो E2 सेल से जब धारा प्रवाहित होगी तो इस स्थिति में क्या होगा आपका,
इस स्थिति में क्या होगा, E1 बाई E2 इजकल टू, तो इस स्थिति में क्या होगा, E2 इजकल टू, और मान लीजिए E2 सेल से धारा प्रवाह, इस सेल से धारा का प्रवाह होगा, ध्यान रखिएगा। जब K1 कुंजी को बंद करते हैं तो E1 सेल से धारा का प्रवाह होता है, जब K1 को खोलकर K2 को बंद करते हैं तो E2 सेल से धारा का प्रवाह होता है, धारा का प्रवाह होता है तथा सर्पी कुंजी AB पर सरकता है, AB पर सरकता है तथा सर्पी कुंजी AB पर सरकता है। तो अब बताइएगा, जब सर्पी कुंजी AB पर सरकता है तो नल पॉइंट या बैलेंस पॉइंट के लिए, तो नल या बैलेंस पॉइंट के लिए, बैलेंस्ड पॉइंट के लिए क्या होगा, दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल E2 बराबर क्या होगा, KL2, इक्वेशन नंबर 2। अब बताइएगा पहले सेल, पहले सेल से करंट गया जो कि आगे पीछे गया, लेकिन आगे पीछे गया तो गैल्वेनोमीटर में विक्षेप हुआ, परंतु हम नल पॉइंट लेते हैं कि जब गैल्वेनोमीटर में विक्षेप न हो तो उस स्थिति में E बराबर KL1, V बराबर KL से। और दूसरा स्टेप में भी वही कि जब E1 यानी K1 कुंजी को खोलते हैं, K2 को बंद करते हैं तो E2 सेल से करंट जाता है। तो एक बार E1 से गया, जिसको बंद करेंगे उसी से जाएगा, तो E2 को क्लोज किया तो E2 सेल से करंट गया, सर्पी कुंजी सरकने लगता है तो गैल्वेनोमीटर में विक्षेप होता है। लेकिन जब गैल्वेनोमीटर में विक्षेप नहीं होता है उस स्थिति में नल पॉइंट कहा जाता है या बैलेंस पॉइंट कहा जाता है। तो बैलेंस पॉइंट कहिए या नल पॉइंट की स्थिति में अगर सर्पी कुंजी का क्या है, डिस्टेंस क्या हो जाए, L2 हो जाए, तो E2 बराबर क्या रहा, KL2 समीकरण, क्योंकि E बराबर KL, तो पहले सेल के लिए E1 बराबर KL1, दूसरे सेल के लिए E2 बराबर KL2, आई तो कुंजी है K1 Q2, इसके पहले V बराबर KL निकाले थे या E बराबर केवल KL। तो अब क्या समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर, अब बताइए 1 में 2 से जब भाग देंगे तो क्या रहा, E1 बाई E2 इक्वल टू क्या रहा, L1 बाई L2, यानी यही क्या रहा, दो सेलों के बीच विद्युत वाहक बल की तुलना रहा E1 बाई E2 इक्वल टू L1 बाई L2। और E1 और E2 से जो करंट निकल रहा है और उसमें सर्पी कुंजी जो डिफ्लेक्ट कर रहा है, सर्पी कुंजी जो क्या करता है, इसे डिफ्लेक्ट कर रहा है, परंतु नल डिफ्लेक्शन के पोजीशन में यानी बैलेंस पॉइंट के पोजीशन में जिस स्थिति में गैल्वेनोमीटर का विक्षेप न हो उसको नोट करते हैं। तो पहले सेल के लिए क्या मिला, E1 बराबर KL1, क्योंकि E बराबर KL होता है। दूसरे सेल के लिए क्या मिला, E2 बराबर KL2, समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर E1 बाई E2 इक्वल टू L1 बाई L2। इससे दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना होती है। अब देखिएगा स्टूडेंट, इसके बाद आंतरिक प्रतिरोध का दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना किससे, विभव मापी द्वारा दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना, याद रखिए E1 बाई E2 इक्वल टू L1 बाई L2। अब आपको हम बतला रहे हैं सेल के आंतरिक प्रतिरोध का निर्धारण। तो सेल के आंतरिक प्रतिरोध का निर्धारण बताएंगे हम क्या होता है, देखिएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम सेल के आंतरिक प्रतिरोध का निर्धारण, सेल के विभव मापी द्वारा, किसके द्वारा, विभव मापी द्वारा सेल के आंतरिक के प्रतिरोध का निर्धारण। अब देखिएगा यहाँ जो है आपका ई सेल है, देखिएगा यहाँ जो है ए बी रहा आपका, यहाँ जो है आपका इस सेल जो है गैल्वेनोमीटर से जुड़ा है, ऐसे सर्पी कुंजी है, ये क्या रहा आपका, इस सेल रहा। अब यहाँ ये तो रियोस्टेट है आपका, ये स्टैंडर्ड सेल रहा जो प्राइमरी है। अब बताइएगा यहाँ ई सेल है, इसमें हम इसके पैरेलल ऐसे बॉक्स जोड़ दिए हम, ये है देखिएगा, यानी पोटेंशियोमीटर में एक बॉक्स होता है जिसमें 1 ओम से लेकर
इन्फिनिटिव ओम तक रेसिस्टेंस रहता है। तो रेसिस्टेंस जब रहता है तो उस स्थिति में यहाँ क्या है, मान लीजिए 1 ओम से इन्फिनिटी ओम ये रेसिस्टेंस बॉक्स है, 1 ओम से क्या है इन्फिनिटी ओम तक क्या रहता है, रेसिस्टेंस रहता है। अगर इस बॉक्स से हम इन्फिनिटिव रेसिस्टेंस को बाहर निकालते हैं तो इन्फिनिटिव रेसिस्टेंस को जब बाहर निकालते हैं तो उस स्थिति में यहाँ क्या होता है, वैक्यूम एयर मिलता है, यानी इसमें रेसिस्टेंस नहीं मिलता है। तो इसमें रेसिस्टेंस नहीं मिलता है तो इसमें करंट का फ्लो नहीं होता है। तो जब सेल से करंट का फ्लो नहीं होगा तो उस स्थिति में क्या होगा, ई, ध्यान रखिएगा इसमें। तो क्या कहेंगे हम पहले कि ऐसे सर्किट में ई सेल का भी वाहक बल है और ये क्या है आपका बॉक्स से रेजिस्टेंस बॉक्स। जब इससे इन्फिनिटिव रेसिस्टेंस को बाहर निकालेंगे, कितना रेसिस्टेंस को, इन्फिनिटिव रेसिस्टेंस को बाहर निकालेंगे तो इसमें क्या होगा, इसमें रेसिस्टेंस, इसमें वैक्यूम हो जाएगा, निर्वात हो जाएगा, इससे करंट का फ्लो नहीं होगा। तो करंट का फ्लो नहीं होगा यानी गैपिंग हो जाएगा, इसमें करंट का फ्लो नहीं होगा। तो उस स्थिति में ये जो सर्पी कुंजी है, वो सर्पी कुंजी आपको बताया गया कि वो सर्पी कुंजी जो है ये ऐसे सरकता है इस पर ऐसे। तो उस स्थिति में जब इन्फिनिटिव रेसिस्टेंस को बाहर निकालेंगे तो सेल का ई बराबर क्या होगा आपका KL1। परंतु जब कुछ रेसिस्टेंस जैसे R कुछ रेसिस्टेंस हमने बाहर निकाला तो बाहर कुछ रेसिस्टेंस निकाला, मान लीजिए कि यहाँ ये क्या है, L1 है, बैलेंस पॉइंट, यानी जब इन्फिनिटिव निकाले तो ये कुंजी क्या है, A से L1 दूरी पर गैल्वेनोमीटर में विक्षेप शून्य बतलाता है। A से L1 दूरी में गैल्वेनोमीटर में विक्षेप शून्य बतलाता है, E बराबर KL1। यानी इस स्थिति में क्या है, पोटेंशियल जो डिफरेंस है इसके बीच, AB के बीच, वह पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता है, EMF हो जाता है। EMF हो जाता है अर्थात सेल से धारा का प्रवाह नहीं होता है तब E होता है। परंतु इससे कुछ रेसिस्टेंस को जब निकाला जाता है तो उस स्थिति में क्या है, सेल से करंट का फ्लो होता है। तो जब सेल से करंट का फ्लो होगा कब, जब R रेसिस्टेंस को निकालेंगे। तो 1 नंबर मान लीजिए, कहिएगा कि जब रेसिस्टेंस बॉक्स से इन्फिनिटिव रेसिस्टेंस निकालें तो सेल से करंट फ्लो नहीं रहा और उस स्थिति में सेल से इसमें करंट का फ्लो नहीं रहा और उस स्थिति में 0.L1 डिस्टेंस पर मिलता है तो E बराबर KL1। परंतु जब रेसिस्टेंस बॉक्स से हम R रेसिस्टेंस को निकालते हैं, इन्फिनिटिव नहीं R रेसिस्टेंस को निकालते हैं, तब इस रेसिस्टेंस से क्या होगा, करंट का फ्लो होता है। और करंट का जब फ्लो होगा तब इसके बीच EMF नहीं होगा, क्या होगा, विभवांतर होगा, टर्मिनल विभवांतर होगा। तो अब क्या कहेंगे, जब इन्फिनिटिव रेसिस्टेंस निकाला तो E बराबर KL1। जब प्रतिरोध बॉक्स से R रेसिस्टेंस निकाले, बॉक्स से R रेजिस्टेंस निकाले या कुछ मान का रेजिस्टेंस निकाले तो कुछ मान का तो इनके बीच टर्मिनल विभवांतर यदि नल पॉइंट या यहाँ भी कर, जब प्रतिरोध बॉक्स से कुछ रेसिस्टेंस निकाले तो इनके बीच टर्मिनल विभवांतर यदि नल पॉइंट की स्थिति L2 हो तो क्या होगा, टर्मिनल विभवांतर V बराबर क्या होगा, KL2 समीकरण 2। तो समीकरण 1 तथा 2 से ध्यान रखिएगा, इसमें समीकरण 1 तथा 2 से। तो अब यहाँ क्या करेंगे हम, समीकरण 1 तथा 2 से, तो समीकरण 1 तथा 2 से क्या होगा आपका, एक समीकरण 1 तथा 1 में 2 से
भाग देने पर ऐसे भी निकाल लीजिए पहले। तो क्या रहा E बाई वी के L1 बाई के L2, के से के कट गया, E बाई वी इजकल टू L1 बाई L2, ये निकला। कब? आंतरिक प्रतिरोध के निधान में E बाई वी L1 बाई L2। अब देखिएगा सर्किट में, आप देखिएगा जो ऐसे सेल्स हैं, इसमें क्या है, इंटरनल रेसिस्टेंस है, और ये क्या है आपका AB वायर है, और यहाँ क्या है आपका, इसका प्रतिरोध क्या है, R है, और इससे फ्लोइंग करंट क्या है, I है। यहाँ क्या है आपका कुंजी है, ऐसे सर्किट हो। तो अब आप तो बता सकते हैं इसमें कि यहाँ जो आपका सेल है, ध्यान दीजिएगा, तो ये जो सेल है आपका स्टैंडर्ड सेल है ऊपर वाला। नीचे का जो सेल है, जैसे मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि ये सेल रहा आपका, ये क्या रहा, इसका इंटरनल रेसिस्टेंस R है, इसका विद्युत वाहक बल E है, और इसका बाह्य रेसिस्टेंस क्या है। ऐसे हम चलते हैं, कैसे, माइनस से प्लस की ओर चलते हैं, तो ऐसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे माइनस से प्लस की ओर। तो किरचॉफ के नियम से क्लोज लूप है, तो माइनस से प्लस की ओर चलेंगे। आप तो पढ़े हैं कि डेल्टा V इक्वल टू 0, तो माइनस से प्लस की ओर चलेंगे तो क्या होगा, E पॉजिटिव रहा। I करंट से, इससे क्या है, इस सेल से करंट निकल रहा है, तो माइनस IR क्या होगा, माइनस IR इसके डायरेक्शन में है, यानी क्या है, करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं तो ये निगेटिव होगा। इसके बाद इधर जा रहे हैं, यानी क्या है, तो ये क्या है, स्मॉल रेसिस्टेंस है, तो क्या है, करंट के डायरेक्शन, फिर करंट जितना सेल से निकला उतना ही जाना चाहिए। अतः क्या है, हम करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं, ये क्या रहा आपका, माइनस IR इक्वल टू 0। I करंट तो ऐसे ऐसे जा रहा है, तो अब सेल का भी भाग बल E, सेल के दिशा क्या, करंट के दिशा में अगर चलते हैं तो IR का ड्रॉप रहा। इसमें क्या है, सेल का ये आंतरिक प्रतिरोध है। सेल के आंतरिक प्रतिरोध को हम किससे लिखते हैं, स्मॉल r से, और बाह्य प्रतिरोध को किससे लिखते हैं, कैपिटल R से। तो अब इस स्थिति में क्या होगा, IR जो है वो क्या है, टर्मिनल विभवांतर है, E माइनस V माइनस IR ऐसे, R इजिकल टू क्या होगा, इजिकल टू 0। तो अब बताइएगा, उधर जाएगा तो क्या रहा आपका कि IR इजिकल टू क्या रहा आपका, इधर माइनस है, तो यहाँ क्या होगा आपका, माइनस E प्लस V, माइनस कॉमन लीजिएगा तो IR इजिकल टू क्या होगा, V माइनस E, R इजिकल टू क्या होगा, V माइनस E बाई I। ठीक है, यहाँ माइनस कॉमन लेंगे, V पहले आ जाएगा, V माइनस E बाई I, R इजिकल टू क्या रहा आपका, अब बताइएगा, R I इजिकल टू क्या कर देंगे, V माइनस E, I इजिकल टू V बाई R। अब क्या होगा, R इजिकल टू उलट कर R ऊपर चला जाएगा, V माइनस E, E क्या रहा आपका V, तो यहाँ क्या लिख लेंगे, यहाँ क्या रहा आपका, R उलट कर ऊपर चला गया, R बराबर क्या है, V से V 1 माइनस E बाई R। यहाँ ध्यान दीजिएगा, E माइनस R माइनस से प्लस आए, माइनस R इक्वल टू 0, E माइनस V माइनस IR इक्वल टू 0। तो माइनस E प्लस V माइनस R, अब क्या होगा, माइनस जब कॉमन लेंगे तो V माइनस E, R इक्वल टू V माइनस E बट्टा I। ठीक है, तो E माइनस V माइनस IR इक्वल टू 0, माइनस IR माइनस E प्लस V, IR इक्वल टू V माइनस E। अब यहाँ क्या है, R इक्वल टू V माइनस E बट्टा I, R इक्वल टू V माइनस E बाई V बाई R। तो R इक्वल टू V माइनस E बट्टा V, R V से V कट गया, 1 माइनस क्या होगा, E बाई R। अब देखिएगा यार, E माइनस, देखिएगा किरचॉफ के नियम से ऐसे सर्किट में हम चलते हैं तो E ऐसे क्या है, माइनस से प्लस चले तो E पॉजिटिव, करंट के डायरेक्शन में चले तो IR का ड्रॉप निगेटिव। फिर क्या है, यही करंट क्या है, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r, सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है माइनस ER। तो IR इजिकल टू क्या हुआ आपका, E माइनस V हो जाएगा, IR इधर चला जाएगा, E माइनस V। R बराबर क्या रहा आपका, तो E माइनस V
अब बट्टा क्या रहा I। अब तो ओम के नियम से आप जानते हैं कि E माइनस भी, I के बदले क्या लिखेंगे, ओम के नियम से V बाई आर, ये ना होता है I बराबर V बाई आर। अब क्या होगा, R उलट कर ऊपर चला जाएगा, तो अब बताइएगा R उलट कर ऊपर चला जाएगा, E माइनस भी V R ऐसे हो जाएगा। अब क्या रहा, R इजकल टू E बाई भी माइनस V बाई भी, तो माइनस V बाई भी दोनों जगह कर देंगे, E बाई भी कर दिया, एक बार क्या है V बाई भी, इसको क्या लिख लेंगे हम 1 इंटू क्या रहा आपका R, यही क्या रहा आपका आंतरिक प्रतिरोध का निर्धारण रहा। तो सेल द्वारा यानी क्या है, विभव मापी द्वारा दो सेलों के बीच वाहक बलों की तुलना E1 बाई E2 बराबर L1 बाई L2, और क्या है, सेल के आंतरिक प्रतिरोध का निर्धारण ऐसे किया गया आपका E माइनस आई आर माइनस आई आर इजकल टू 0, यानी R इजकल टू E बाई भी माइनस 1 इंटू R, यही क्या रहा आपका। इससे तो आप देखिए E माइनस आई आर किरचॉफ के नियम से, किसके नियम से, किरचॉफ के नियम से, किरचॉफ के नियम से, किरचॉफ के नियम से डेल्टा V बराबर 0, माइनस से प्लस E पॉजिटिव माइनस R करंट डायरेक्शन में है, करंट के डायरेक्शन में ड्रॉप निगेटिव, फिर आई आर करंट के डायरेक्शन में गए, जितना करंट निकला उतना जाएगा आई आर। उसके बाद E भी आई आर क्या है, टर्मिनल विभवांतर E माइनस V माइनस आई आर इजकल टू 0, आई आर इजकल टू E माइनस V, R इजकल टू E माइनस V बाई आई, R इजकल टू E माइनस V, I बराबर ओम के नियम से V बाई आर, R उलट के ऊपर चला गया, V नीचे रहा, R इजकल टू E बाई V माइनस 1 इंटू R, यही आंतरिक प्रतिरोध का निर्धारण रहा। यानी क्या है, विभव मापी द्वारा हम दो सेलों को तुलना कर सकते हैं, उसके लिए सूत्र E1 बाई E2 इजकल टू L1 बाई L2 तथा विभव मापी द्वारा सेल के आंतरिक प्रतिरोध का निर्धारण करते हैं, R बराबर E बाई V माइनस 1 इंटरनल रेसिस्टेंस।